Hello everybody, today I will tell you about the detail of this video. This video contains the information material for class +1 biology chapter number 1. This chapter is all about the living processes and living beings, and this is the very much basis of the class +1 biology, because firstly you have to understand what biology is. So let's start this video and also tell you the father of biology. Please remember it, for a biology child in class +1 you must know that who is the father of biology. Aristotle is the father of biology, and biology is the science of life forms and living processes, जिसमें हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आपको पता ही है कि हाउ मच डाइवर्सिटी, amazing diversity of living organism are present. Earlier men could easily perceive the difference between inanimate matter and living organism. Early men deified some of the inanimate matter and some among the animals and plants. यानी कि पहले जो है लोग inanimate matter यानी नॉन लिविंग और लिविंग में बहुत easily डिफ्रेंशिएट कर पाते थे, बिकॉज तब इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी और वो क्लियरली उनको क्लासीफाई कर पाते थे. यहाँ पर मैंने अर्नस्ट मेयर की फ़ोटो लगाई हुई है, एंड दिस वीडियो कंटेन्स ऑल द इन्फॉर्मेशन अबाउट ओनली NCERT. यू हैव टू फर्स्ट लर्न द NCERT एंड देन यू कैन गो फॉर द एक्स्ट्रा. So he is Ernst Mayr and he lived till 2004 and born on 5th July 1904 in Kempten, Germany, and he had studied from Harvard University. evolutionary biologist थे ये, और इनको 20th century का डार्विन भी कहते हैं. एंड डार्विन आपको पता है फ्रॉम द क्लास 10th दैट ही चार्ल्स डार्विन थे हु वाज द नेचुरलिस्ट, और वो नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने डिस्कवर किया था. और तो इनको 20th सेंचुरी का डार्विन कहते थे बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर. व्हाट इज लिविंग? अगर आप किसी लिविंग को डिफाइन करते हैं तो लिविंग कोई भी चीज़ तब होती है जब उसके अंदर कुछ एक करेक्टरिस्टिक्स हों, लाइक ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, वो एबल हो कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सके, उसका मेटाबॉलिज्म हो, विच मीन्स कि नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन जो उसमें हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म, वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सके, अपने DNA को अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सके और आपस में एक अपने इन्वायरमेंट के साथ और अपने ही जैसे स्पीसीज के साथ इंटरेक्ट कर सके. लेट्स टॉक अबाउट द ग्रोथ. आप ग्रोथ को ये समझते हैं कि ग्रोथ का मतलब कि कोई फैले जा रहा है ना, यानी मास में बढ़ रहा है. बट ग्रोथ 2 टाइप्स की होती है, या तो मास की या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की, और यही ग्रोथ के ट्विन करेक्टरिस्टिक्स हैं. कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन करके ग्रो करता है, सेल डिवीजन करता है, और प्लांट्स जो है वो सेल डिवीजन पूरी लाइफ स्पैन तक करते रहते हैं. एनिमल्स अपनी एक पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ करते हैं, लेकिन उनके टिश्यूज़ में लॉस्ट सेल्स जो होते हैं उनको रिप्लेस करने के लिए तो सेल डिवीजन होती रहती है. जैसे कि आपने ह्यूमन बींग्स में देखा है, उनकी हाइट एक प्रॉपर एज तक बढ़ती है, उसके बाद नहीं बढ़ती, तो इसको ग्रोथ कहते हैं हम, जो कि एक सर्टेन एज पे होती है, या कुछ एक रिप्लेस टिश्यूज़ को रिप्लेस करने के लिए कुछ टिश्यूज़ को तो होती ही रहती है. कुछ एक ग्रोथ की बात कर रहे हैं हम. देन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो भी सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, और इन्हें हम कल्चर्स में देख सकते हैं, यानी माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं इनके कल्चर को, जो हमने लैब में प्रिपेयर करते हैं, तो इट मल्टीप्लिकेट्स एंड इंक्रीज इन नंबर. तो अगर हम इनके नंबर ऑफ सेल्स को काउंट कर लें तो वी कैन प्रॉपरली एक्सप्लेन द ग्रोथ इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ आती है, हम ये देखेंगे कि ये सारे करेक्टरिस्टिक्स कैसे किसी चीज़ को लिविंग प्रूव करते हैं. अगर हम बॉडी मास की इंक्रीज की बात करें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज ग्रोथ. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी ग्रो करते हैं. फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हैं उनका, या सैंड माउंट्स हैं, वो भी ग्रो करते हैं. बट दिस काइंड ऑफ ग्रोथ जो कि नॉन लिविंग बींग्स की होती है, मटेरियल के एक्यूमुलेशन की होती है, इसको हम ग्रोथ नहीं कहते हैं. लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ इनसाइड से होती है, और ग्रोथ लेकिन अकेले डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं हो सकती ऑर्गेनिज्म की. यानी ग्रोथ तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी करते हैं, तो फिर लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में सिर्फ ग्रोथ को एक करेक्टरिस्टिक मान लेना बॉडी को लिविंग कहने के लिए इज़ नॉट एक्यूरेट. इसीलिए हम सेकेंड टर्म पे आते हैं. ग्रोथ के साथ साथ रिप्रोडक्शन. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, दे रेज देयर प्रोजेनी, दे प्रोड्यूस देयर प्रोजेनी, ताकि वो अपने जनरेशन को बढ़ा सके. सो ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं. सेकेंडली अगर हम एग्जाम्पल लें फंगस का, तो फंगस भी मल्टीप्लाई और स्प्रेड करती है अपने स्पोर्स के साथ.
लोअर ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड हाइड्रा भी बडिंग करते हैं, आप 10th में पढ़ चुके हैं। प्लेनेरिया जो फ्लैटवर्म्स हैं, दे ऑल्सो डू ट्रू रीजनरेशन, जिसमें वो एक फ्रेगमेंटेड पार्ट से रीजनरेट करते हैं अपने लॉस्ट पार्ट को। फंगस जो कि फिलामेंटस एल्गी है या प्रोटोनोमा ऑफ मॉसेस है, ये सारे फ्रेगमेंटेशन भी कर सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया या एल्गा हो गए, उनमें भी रिप्रोडक्शन होती है जो कि ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है बिकॉज उनके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते हैं। तो बहुत सारे रिप्रोडक्शन की सारी हमने स्टडी की कि कितने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है। इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं दैट देयर आर सर्टेन ऑर्गेनिजम्स हु आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, लाइक म्यूल्स हो गए जिन्हें हम खच्चर कहते हैं, स्टीराइल वर्कर बीज हो गई, कुछ एक वर्कर बीज होती हैं बीज के ही एरिया में, उसको स्टीराइल वर्कर बीज कहते हैं, जो जाकर नेक्टर को लेकर आती हैं और शहद बनाने में हेल्प करती हैं। एंड देयर आर इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स ऑल्सो। सो रिप्रोडक्शन ऑल्सो कैन नॉट बी अ डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ से आपको ये याद रखना है कि किस किस में कौन कौन सी रिप्रोडक्शन होती है, और सिर्फ रिप्रोडक्शन को ही हम लिविंग होने का क्रेडिट नहीं देख सकते। ऑल्दो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग, बट सिर्फ रिप्रोडक्शन के बेस पे हम किसी को लिविंग नहीं कह सकते। थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। क्या होता है? आप लोगों को पता है दैट ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, और ये केमिकल्स बड़े छोटे क्लासेस, साइजेस, फंक्शंस होते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं बाय मॉलिक्यूल्स में। बाय मॉलिक्यूल्स का मतलब हम जो भी स्टार्च खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, जो भी लिपिड्स खाते हैं वो फैट्स बन जाते हैं, जो भी हम अमाइनो एसिड्स खाते हैं वो प्रोटीन्स बन जाते हैं, जो भी हम लिटिल शुगर्स खाते हैं वो बड़ी शुगर्स बन जाती हैं, राइट। सो ऑल दीज सब्सटेंसेस विच आर टेकन बाय अस आर कंटिन्यूसली कन्वर्टिंग इनटू बायोमॉलिक्यूल्स इनसाइड अवर बॉडी। तो ये सारे कन्वर्जन्स करवाने वाले रिएक्शंस को हम अपनी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहते हैं। एंड देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो एक साथ हो रहे हैं हमारी बॉडी में, वेदर हमारी बॉडी यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। सो जितने भी प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस एंड माइक्रोब्स हैं उनमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है इस वक्त। सो सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। लेकिन कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं है लाइक अवर सोफा, टेबल, चेयर जो मेटाबॉलिज्म कर सके। सो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर हम आउटसाइड द बॉडी करवाना चाहें तो वो एक टेस्ट ट्यूब में होगी। तो आप यहाँ से ये याद रखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में किया हुआ रिएक्शन इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, ना तो वो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म। एंड क्या हम मेटाबॉलिज्म को फीचर मान सकते हैं? यस, हम मेटाबॉलिज्म को स्पेसिफिकली फीचर मान सकते हैं, पर इसके साथ एक और चीज़ जुड़ गई कि अगर कोई आइसोलेटेड यानी अलग थलग मेटाबॉलिक रिएक्शन हम एक टेस्ट ट्यूब में परफॉर्म करते हैं, देन दैट रिएक्शन विल नाइदर बी लिविंग नॉर बी नॉन लिविंग। ये बात आपने ध्यान रखनी है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर जो मैंने यहाँ हेडिंग नहीं दी गलती से, दैट इज सेंसिंग अवर इन्वायरमेंट, यानी द सेंस। जब हम अपने इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं तो वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स इंक्लूडिंग अवर 6 सेंस जिसे हम यूज़ करते हैं, कई ऑर्गेनिज्म से यूज़ करते हैं। तो प्रोबेबली देयर आर 5 सेंसेस, दैट इज eyes, ears, nose, etc. So plants respond to external factors जैसे कि लाइट, वाटर, टेम्परेचर या ऑर्गेनिजम्स या पॉलिटेंट्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। और ऑर्गेनिजम्स चाहे वो प्रोकैरियोट्स हों यानी कि बैक्टीरियाज हों या फिर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स हों जैसे कि ह्यूमन बींग्स, ये अपने इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं। और नॉर्मली अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके पीरियड को, उनके रिप्रोडक्शन को फोटो पीरियड इफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो। इन्हें हम सीजनल ब्रीडर्स कहते हैं, यानी दोज हु आर एबल टू रिप्रोड्यूस इन अ स्पेसिफिक पीरियड। देन ऑल द ऑर्गेनिजम्स अपने केमिकल्स को हैंडल करते हैं विच इज़ एंटरिंग इनसाइड द बॉडी। इट मीन्स कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अवेयर हैं अपनी सराउंडिंग से। तो इसका मतलब ह्यूमन बीइंग, सारे ऑर्गेनिजम्स अवेयर नहीं होते अपनी सराउंडिंग्स के। ओनली ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म जो सेल्फ कॉन्शियस है, हु इज एबल टू हैव एन फुल अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स। सो कॉन्शियसनेस जो है वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बन गई है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो ऑल दीज थिंग्स, दैट इज द एबिलिटी टू सेंस द एनवायरनमेंट, परसीव द एनवायरनमेंट, कॉन्शियसनेस, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, ऑल दीज आर दी इकट्ठे हम इन सबको लिविंग होने की करेक्टरिस्टिक कह सकते हैं, इंडिविजुअली नहीं कह सकते।
Next comes the important question. When it comes to human beings, it is all more difficult to define the living state. हम ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं जो कॉमा में होते हैं, वर्चुअली सपोर्टेड बाय मशीन्स, जो उनके हार्ट और लंग्स को रिप्लेस करती हैं और हार्ट और लंग्स का काम करती हैं, और पेशेंट जो है वो अदरवाइज ब्रेन डेड होता है. तो ऐसे पेशेंट्स को कोई सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती. तो आइदर दे बी कॉल्ड एज लिविंग और नॉन लिविंग. ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ती हूँ. सो नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. डाइवर्सिटी क्या होती है? इट मीन्स की वेराइटी. हमारे आसपास लिविंग वर्ल्ड में कितनी वेरिएशन है, कितनी तरह के प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज है, उसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं. सो नंबर ऑफ स्पीसीज जो नॉन और डिस्क्राइब्ड है उसकी रेंज 1.7 टू 1 मिलियन है. और इसी नंबर एंड टाइप्स को अर्थ पे हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, क्योंकि बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच मीन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड डाइवर्सिटी मीन्स वेरिएशन. पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इस प्रोसेस को हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं. Here comes the next important term that is called as nomenclature. Nomenclature means कि किसी को नाम देना, यानी the procedure of giving name to an organism, और इसी से उसकी identification भी होती है later on. फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं, यानी जब हम प्लांट्स को नेम देते हैं तो उनको हम इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग नेम देते हैं. बट अगर हम एनिमल्स को नेम देते हैं तो हम उनको इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर यानी ICZN के अकॉर्डिंग नेम्स देते हैं. बट इनको नेम्स देने का देयर इज़ अ प्रोसीजर. That procedure is called the act of giving the binomial nomenclature. यानी जिस तरीके से हमारे नेम में दो नेम्स होते हैं, the first is our name and the second is our surname. In the same sense, the organism is being provided with the scientific name which has two components. The first component is generic name and the second component is specific epithet. This system of providing a name, ऐसे सिस्टम को जिसमें हम टू कंपोनेंट्स प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर. बाय मीन्स टू, नॉमियल मीन्स नेम, एंड नॉमेनक्लेचर मीन्स द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम टू अ पर्सन. दिस नेमिंग सिस्टम वॉज गिवन बाय कार्लस लीनियस. वेरी इंपॉर्टेंट. इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था विच विल बी स्टडी लेटर ऑन, एंड इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. साइंटिफिक नेम फॉर एग्जाम्पल मैंगो का इज मैंगीफेरा इंडिका. अब मैंगीफेरा विल रिमेन द सेम क्योंकि ये मैंगो का नाम है, बट इंडिका इसकी एक स्पीसीज है जो अलग अलग भी हो सकती है, जैसे लंगड़ा, दशहरी एक्सेट्रा, जो भी मैंगो की टाइप्स हैं. सो मैंगीफेरा इंडिका. क्लियरली सी दिस नेम जो मैंने यहाँ पर इंडिकेट किया है. मैंगीफेरा जेनेरिक नेम है, इसीलिए वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है, और इंडिका स्पेसिफिक नेम है जो कि स्मॉल आई से स्टार्ट हो रहा है. और इन्हें जब हम कॉपी में लिखते हैं तो इन्हें सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं. सो दिस इज द बायनॉमियल नेम फॉर द मैंगो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स. इन्हें हम इटैलिक्स में लिखते हैं, बट अगर हम इसे कॉपी में लिखते हैं तो हम इसे स्ट्रेट लिखकर इसे सेपरेटली अंडरलाइन कर सकते हैं. द फर्स्ट नेम इज द नेम ऑफ जीनस, द सेकेंड नेम इज द नेम ऑफ स्पीसीज. बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ऑरिजिन. ये इसलिए लिखते हैं ताकि ये पता लगे कि वो लैटिन से ऑरिजिनेटेड है. सो दीज आर द रूल्स ऑफ राइटिंग द साइंटिफिक नेम, राइट. नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन. अब आप स्कूल में जाते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर मेंटल लेवल आपको क्लासेस में बांट दिया जाता है कि दिस चाइल्ड बिलोंग्स टू क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3. इन द सेम वे क्लासिफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी चीज़ को हम कन्वीनियंट कैटेगरीज में उनके करेक्टर्स को देखकर क्लासीफाई कर देते हैं. यानी द प्रोसेस जिसमें किसी भी चीज़ को ग्रुप किया जाए, कैटेगरीज में किया जाए, और किसके बेसिस पे किया जाए, उनके इजीली ऑब्जर्वेबल करेक्टर्स को देखकर. यानी सामने से जो करेक्टर्स हमें दिख रहे हैं उनको देखकर क्लासीफाई करना. फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट्स हैं, ये एनिमल्स हैं, ये डॉग है, ये कैट है, ये इंसेक्ट है, क्योंकि उसके अंदर ये पर्टिकुलर फीचर है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म कम्स सिस्टमैटिक्स. सिस्टमैटिक्स का भी एक लैटिन वर्ड है सिस्टमा, जिसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिजम्स की एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट कर देना.
लिनियस ने सिस्टमा नेचर एक टाइटल यूज़ किया था अपनी पब्लिकेशन को लिखने के लिए। सिस्टमैटिक्स जो है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को बताता है बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। यानी अगर इसकी डेफिनेशन एग्जाम में आती है तो यू विल सिंपली राइट दैट इट इज़ बीइंग ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स नेचर, एंड इसके अंदर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we learn the evolutionary relationships between the organisms. So this was all about the terminologies of chapter 1, which is being told by me in detail. I hope you like this video. Please learn this matter because these are the very much basis for this chapter. In the whole biology you will study the scientific names, classification, systematics. They will not going to tell you again and again what is the meaning of this term. You have to learn this in chapter first only. So have a nice day and stay tuned to my channel, and please share this video. Thank you.